मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कास्ट स्थलाकृतियां, यानी चूना प्रधान प्रदेश के अंदर वर्षा जल के साथ अपर्दन घोलीकरण की क्रिया के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेप से जो स्थलाकृतियां होती है उनको चूना प्रधान स्थलाकृतियां, क्योंकि बेसिकली ये चूना प्रधान प्रदेश में निर्मित होती है। क्योंकि पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया जो एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित ये स्थलाकृतियां हैं सर्वप्रथम देखी गई, क्योंकि वो क्षेत्र कास्ट क्षेत्र कहलाता है। उसी के नाम पर विभिन्न देशों के अंदर जो चूना प्रधान प्रदेश में निर्मित जो स्थलाकृतियां हैं उनको कास्ट स्थलाकृतियों के नाम से जाना जाता है। तो हमने अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के अंदर युवाला तक पढ़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट स्थलाकृतियों के साथ हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियां देखेंगे। इसके साथ आज के टॉपिक में हमारे रहेगी कुछ यानी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। तो युवाला बेसिकली क्या होता है कि युवालों को बेसिकली हिंदी में कहा जाता है राजकुंड, और राजकुंड के अंदर इसके अंदर यदि हम देखना चाहें तो यानी चूना प्रधान जो क्षेत्र होता है उसमें बेसिकली जो कई प्रकार के जो डोलाइन्स होते हैं, यानी कई प्रकार के विलेन छिद्र आपस में मिल जाते हैं, तो उससे मिलने से जो गर्ताकार जो स्थलाकृति बनती है बेसिकली उनको युवाला कहते हैं। तो इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक डोलाइनों के मिलने से जो वृहदाकार जो स्थलाकृति बनती है उसको युवाला कहते हैं। और इसके बाद यानी युवाला होगी, और युवाला के बाद नेक्स्ट स्थलाकृति देखते हैं हम जामा। जामा क्या होता है बेसिकली, यानी जो युवाला है युवाला का छोटा रूप जामा कहलाता है। यानी जब छोटे छोटे डोलाइन्स आपस में मिलते हैं तो उससे एक छोटी वृत्ताकार गर्त बनता है, उसको हम जामा कहते हैं। तो इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, जब दो छोटे डोलाइन्स के मिलने से जो छोटी जो यानी जो स्थलाकृति बनती है वो जामा है। और जामा बेसिकली यानी 100 मीटर तक गहरे होते हैं। कितने? 100 मीटर तक गहराई होती है किसकी, यानी जामा की। तो जामा बेसिकली छोटे होते हैं। युवाला की बात करते हैं तो ये कई किलोमीटर की लंबाई तक मुख्य रूप से क्या है देखने को मिलते हैं, जिनका व्यास लगभग 1 किलोमीटर या इससे अधिक होता है। और युवाला की तली के अंदर बेसिकली देखें तो मिट्टी का निक्षेप होता है। तो ये हो गया कौन सा, जामा। अब हम बात करते हैं पोलिये, और पोलिये को हिंदी के अंदर यानी कहा जाता है राजकुंड, और उसको क्या कहा जाता था, युवाला को कहा जाता था सैकुंड, पोलिये को कहा जाता राजकुंड। यानी कई सैकुंड के मिलने से यानी जो स्थलाकृति बनती है उसको बेसिकली राजकुंड कहते हैं या पोलिये कहते हैं। तो पोलिये को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, देखिए अपने रेखा चित्र में डायग्राम के अंदर स्पष्ट दिया गया है। जब दो या दो से अधिक युवालाओं के मिलने से जो वृत्ताकार यानी जो स्थलाकृति बनती है वर्षा के जल के द्वारा चूना प्रधान प्रदेश में घोलीकरण की क्रिया के द्वारा अपर्दन की क्रिया के कारण जो वृत्ताकार जो गर्त बनता है, गड्ढा बनता है, उसको यानी क्या कहते हैं, यानी पोलिये, या जिसको हम राजकुंड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होते कई किलोमीटर की यानी लंबाई के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। देखिए पश्चिमी बाल्कन यानी पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र है कहां पर, यूरोप के अंदर। वहां पर लिवेनो पोलिये
यानी पश्चिमी बाल्कन के अंदर यूरोप के अंदर स्थित है। लिवेन पेलिये विश्व का सबसे बड़ा पुली यानी यह पुली है, जो यदि हम इसकी बात करते हैं लंबाई की तो ये 64 किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर की तो लंबाई में फैला हुआ है ये लिवेन पुली। इसके अलावा 5 से 11 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ये पुली। ये चौड़ाई तो कितनी है इसकी 5 से 11 किलोमीटर, लंबाई कितनी है इसकी यानी बेसिकली 64 किलोमीटर की लंबाई में 5 से 11 किलोमीटर की यानी चौड़ाई में फैला हुआ है लिवेन पुली, जो कहां पर स्थित है यूरोप के अंदर। यूरोप का जो पश्चिम बाल्कन क्षेत्र है वहां पर विश्व का सबसे बड़ा यानी पोलिये है वो पाया जाता है, जिसको राजकुंड के नाम से भी जाना जाता है। पोली की विशेषता क्या होती है, इसकी जो दीवारें होती है वो बेसिकली खड़े ढाल वाली मुख्य रूप से क्या है होती है। इसकी तली बेसिकली यानी समतल देखने को मिलती है। लंबाई इसकी अधिक पाई जाती है युवाला की अपेक्षा, और युवाला की अपेक्षा इसकी गहराई भी ज्यादा मिलती है। तो इस प्रकार पोलिये के अंदर युवा जब 2 या 2 से अधिक युवाला के मिलने से जो वृत्ताकार जो अपर्दन गोलीकरण के द्वारा चूना प्रधान प्रदेश में जो स्थलाकृति बनती है उसको पोलिये या राजकुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये तो क्या हो गया राजकुंड के नाम से जाना जाता है जब 2 या 2 से अधिक युवाला आपस में मिलने से जो गोलीकरण अपर्दन अपक्षी की क्रिया के द्वारा जो यानी गर्तनुमा जो गड्ढा बनता है विशाल उसको युवाला कहते हैं। और युवाला इन सभी स्थलाकृतियों में सबसे बड़ी स्थलाकृति होती है कौन सी पोलिये, और ये आ जाता है पोलिये। अब हम बात करेंगे कंदरा या गुफा बेसिकली क्या होती है, या कंदरा या गुफा के अंदर देखना चाहें जब क्या होता है वर्षा का जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर चूना प्रधान प्रदेशों के अंदर यानी विभिन्न प्रकार की डोलाइंस के अंदर विलयन क्षेत्र के अंदर से होता हुआ यानी भूमि के अंदर प्रवेश करता है, तो वहां पूरे यानी एक धारा के रूप में वर्षा का जल प्रवेश करेगा, तो वहां यानी मुख्य रूप से कटी फटी यानी एक कंदरा बन जाती है, यानी एक प्रकार की गुफा बन जाती है जिसको यानी कंदरा के नाम से जाना जाता है। ये जो कंदरा होती है इसके अंदर यानी भूमि के अंदर जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान बढ़ने के कारण यानी ये जल है बेसिकली यानी भूमि के अंदर प्रवेश करता है तो कई धाराओं में बढ़ जाता है, और धाराओं में बढ़ते हुए आगे यानी भूमि के अंदर प्रवेश करता जाता है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्थलाकृति बनती है पोनार, और पोनार से क्या तात्पर्य, पोनार सर्बियन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का है, यानी पोनार बेसिकली देखना चाहें तो सर्बियन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य यदि हम देखना चाहें यानी जो पोनार सर्बियन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, पोनार सर्बियन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है लंबी सुरंग। लंबी सुरंग बेसिकली होता क्या है, जब भूमि का जो वर्षा का जल है भूमि के अंदर विलयन रंध्र गोल रंध्र से डोलाइन से होता हुआ और आगे कंदरा में प्रवेश होता हुआ जब कई धाराओं में जल बढ़ता है तो यानी पतली पतली यानी धाराओं में बढ़ता हुआ जो पतली नलीनुमा दो सदृश दो स्थलाकृति बनती, जैसे ये कंदरा है, कंदरा का जल आके कई धाराओं में बट गया तो बेसिकली जो पतली यानी जो नलीनुमा जो सुरंगनुमा जो स्थलाकृति बनती है उनको हम क्या है पोनार के नाम से जाना जाता है। और ये लंबी सुरंग घोलन की क्रिया के द्वारा भूमि के अंदर नालों के रूप में प्रवेश करती है और उनमें मुख्य रूप से एक लंबी आकृति बनती है, सुरंगनुमा जो आकृति बनती है उनको पोनार कहते हैं, जो यानी अमेरिकी देश जैन का है।
जैमका में इसी पोनार को कॉकपिट के नाम से भी जाना जाता है। यूजीसी नेट में आया हुआ कॉकपिट क्या है, यानी कंदरा से होता हुआ जब वर्षा का जल घोलन की क्रिया के द्वारा कई धाराओं घटकर जो पतली सुरंगनुमा जो यानी मुख्य रूप से क्या है लंबी पतली नलिकाएं बनती है, उनको बेसिकली जैमका में तो क्या कहते हैं, कॉकपिट के नाम से जाना जाता है और उसको पोनार के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये ऐसी स्थलाकृति को। इसके बाद हम बात करते हैं अंधी घाटी क्या है, और अंधी घाटी के अंदर देखना चाहें तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि धरातल पर बहने वाली जो यानी वर्षा की जो धाराएं हैं जो एक नदी का रूप ले लेती है, जब संयुक्त रूप से बहती है तो काश मैदानों से आगे जाती है, वो क्या करती है गोल रंध्र विलेन रंध्र डोलाइन से होते हुए यानी भूमि के अंदर जाती प्रवेश कर जाती है और आगे मुख्य रूप से क्या है नदी घाटी मुख्य रूप से जल जाती है। कई बार जल सूख जाता है तो जो शुष्क घाटी होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, यानी अंधी घाटी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखें तो इसकी स्थिति लगती है भयावह, तो ऐसे अंदर देखते तो अंधेरा छाया रहता है, तो ऐसी अंधेरी जो मुख्य रूप से क्या है यानी जो घाटी होती है जो एक कंदरा के रूप में यानी भूमि के अंदर प्रवेश करती है, तो ऐसी जो घाटी बनती है विशेष तौर पर चूना प्रधान प्रदेश में, तो उसको हम बेसिकली अंधी घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे धस्ती निवेशिका क्या है। धस्ती निवेशिका से तात्पर्य यदि हम देखना चाहें, देखिए जैसे चूना प्रधान प्रदेश है, चूने प्रधान प्रदेश के अंदर बेसिकली असंख्य जो छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में से उन छिद्रों में से क्या है जब वर्षा का जल जाता है तो उसमें गोलन की क्रिया के द्वारा वो जल अंदर जाता है, तो वो जल वहां गोलन की क्रिया के द्वारा उनमें धंसता हुआ आगे जाता है, तो ऐसी जो धंसती हुई दिखाई देती है उन रंध्रों में से होते हुआ जल, तो ऐसी जो मुख्य रूप से जो स्थलाकृति बनती है उसको धस्ती निवेशिका के नाम से जाना जाता है। तो धस्ती निवेशिका क्या है, जब गोल रंध्र में से होता हुआ यानी रंध्रों में से जल नीचे जाता है तो रंध्र धंसते हुए यानी जल के साथ आगे प्रवाहित होते हैं, जो ऐसी जो स्थलाकृति बनती है उसको धस्ती निवेशिका के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक स्थलाकृति बचती है प्रज्ञात्मक में टेरारोसा क्या है। टेरारोसा देखें तो गोलन क्रिया के द्वारा निर्मित जो लाल व भूरे रंग की जो मिट्टियां होती है वो बेसिकली टेरारोसा कहलाती है। और टेरारोसा के अंदर यदि हम देखना चाहें तो इसके अंदर क्या होता है, जब वर्षा का जल घोलन की क्रिया के द्वारा वर्षा का जल क्या होता है यानी घोलन की क्रिया के द्वारा जब नीचे बढ़ता है तो वहां की जो लाल मिट्टी का निक्षेप नीचे हो जाता है, तो ऐसी स्थलाकृति बेसिकली टेरारोसा के नाम से जाना जाता है। टेरारोसा के नाम से जाना जाता है। तो टेरारोसा क्या है, गोलन क्रिया के द्वारा निर्मित लाल व भूरे रंग की जो मिट्टियां होती है उसको टेरारोसा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्थलाकृति हम देखेंगे बेसिकली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, और निक्षेपात्मक स्थलाकृति को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम स्क्लियोगेम को हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे स्टैलेक्टाइट क्या होता है। स्टैलेक्टाइट को बेसिकली आस्तुचासन के नाम से जाना जाता है। देखिए ये कोई कंदरा है और कंदरा की
छत होती है, ऊपर से वर्षा का जल आता है, भूमि के अंदर प्रवेश करता है। कंदरा की छत पर से चूने का घोल यानी उसके साथ जब नीचे बढ़ता है तो नीचे बेसिकली होता है तापमान, और तापमान पाकर क्या होता है, कुछ चूना का जो घोल होता है वो जो काष्ठ कंदरा होती है, कंदरा की जो छत होती है उससे कुछ तो टपक कर नीचे चला जाता है फर्श के ऊपर। जो ऊपर कुछ शेष जो चूना होता है वो छत पर लटकती हुई जो स्तंभाकार जो शिलाकृति होती है उसको बेसिकली स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। इसी को आस्तुचासन कहा जाता है। जैसे अपने डायग्राम में दिखाया गया है कि कंदरा की छत पर जो लटकती हुई जो स्तंभाकार जो शिलाकृति है, जैसे ये स्तंभाकार है, ये इधर स्तंभाकार शिलाकृति है, यहाँ ये स्तंभाकार जो शिलाकृति दिखाई गई है, फर्श से लटकती हुई जो स्तंभाकार शिलाकृति है वो स्टैलेक्टाइट या जिसको आस्तुचासन के नाम से जाना जाता है। दूसरी शिलाकृति होती है स्टैलेमाइट। देखिए चूना का यानी गोलन वाला जो पदार्थ है, कुछ तो क्या है फर्श पर यानी कंदरा की जो छत होती है उस पर लटकता रहता है, कुछ ज्यादा होने पर लटका हुआ स्तंभ नीचे चला जाता है और नीचे जाने से नीचे जमा हो जाता है। तो इस प्रकार फर्श पर जो ऊपर की तरफ कंदरा की तरफ यानी खड़ी जो स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उसको बेसिकली कहा जाता है स्टैलेमाइट या जिसको निस्तुतासन के नाम से जाना जा सकता है। इसको इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है कि जब कंदरा की फर्श पर बनी हुई जो स्तंभाकार जो शिलाकृति होती है, जो फर्श पर यानी चूने के जमाव से यानी जो स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उसको यानी निस्तुतासन कहते हैं या इसको स्टैलेमाइट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये तो है स्टैलेक्टाइट और ये है स्टैलेमाइट। तो स्टैलेक्टाइट तो क्या है, फर्श से छत से फर्श की तरफ जो लटकती हुई स्तंभाकार है शिलाकृति वो स्टैलेक्टाइट है, और चूना का जो घोल जब नीचे फर्श पर पड़ता है लगातार पड़ने से जो स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है वो स्टैलेमाइट है। तो इस प्रकार स्टैलेक्टाइट और माइट दोनों ही निक्षेपात्मक शिलाकृतियां हैं, चूना प्रधान प्रदेश के अंदर निर्मित शिलाकृतियां। तो स्टैलेक्टाइट को निस्तुतासन निचला और स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है फर्श से ऊपर की तरफ जो स्तंभाकार शिलाकृति बनती है उसको निस्तुतासन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती गुफा स्तंभ या जिसको कंदरा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली कंदरा स्तंभ क्या होती है, जब स्टैलेक्टाइट यानी स्टैलेक्टाइट और स्टैलेमाइट यानी ये स्टैलेक्टाइट है ये माइट है, जब आपस में मिल जाएंगे तो मिलने से जो शिलाकृति बनती है जिसको कंदरा स्तंभ भी कह सकते हैं, गुफा स्तंभ भी कहते हैं, जो यानी कंदरा के यानी छत से लेकर फर्श तक चूने के जमाव से जो निर्मित जो स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है निक्षेप क्रिया के द्वारा वो शिलाकृति गुफा स्तंभ या जिसको कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कंदरा स्तंभ क्या होगी, यानी चूना प्रधान प्रदेश में जब वर्षा का जल यानी चूने के साथ घोलन कर भूमि के अंदर कंदरा की छत पर चला जाता है और कंदरा की छत से टपकता हुआ जो यानी चूना है वो फर्श पर जाता है, तो फर्श से यानी ऊपर शिलाकृति बनती है निस्तुतासन, ऊपर वाली शिलाकृति बनती है कौन सी, यानी आस्तुचासन और निस्तुतासन। जब आपस में मिल जाते हैं तो ऐसी जो स्तंभाकार जो शिलाकृति बनती है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको गुफा स्तंभ या कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे ड्रिप्टोन किसे कहते हैं। ड्रिप्टोन के अंदर देखें तो क्या होता है, चूना प्रधान प्रदेश के अंदर जब कंदरा की तली या फर्श पर पर्दे जैसी जो चूनेदार जो स्तंभ बनता है, यानी जैसे ये चूना यहाँ जमा हो गया, यहाँ पतली पतला एक पर्दा बन जाता है, जैसे यहाँ पतली छीनी चादर सी बन जाती है। जो इस प्रकार
फर्श पर चूने के जमाव से पतली जो चादरनुमा जो शलाकृति फर्श पर बनती है, या यूं कहें कंदरा के निचले हिस्से में जो फर्श तुल्य जो शलाकृति बनती है जब चूना लटकता हुआ, यानी मुख्य रूप से क्या है, फर्श पर चादरनुमा सादृश्य के अंदर जमा होता है, तो ऐसी निक्षेपात्मक शलाकृति को ड्रिपस्टोन के नाम से जाना जाता है। तो ड्रिपस्टोन को अंदर क्या होता है, चूना जब नीचे आता है तो वहां चूना की पतली पतली धारियों की एक चादर बन जाती है, उस चादर को ड्रिपस्टोन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है एक नेक्स्ट आकृति नोडुल्स। नोडुल्स क्या होता है, यानी ये है कोई यानी कंदरा का छत और छत की दीवार, और दीवार से चूना रिसकर जब चूने प्रधान प्रदेश के अंदर जब घोल व खनिज पदार्थ है उस दीवार के अंदर निक्षेप हो जाता है, और उस जमाव से जो घोल के जमाव से जो शलाकृति बनती है उसको नोडुल्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो गया, जब चूना प्रधान प्रदेश के अंदर कंदरा की जो दीवार होती है, दीवार के अंदर यानी चूना का जो रिसा हुआ घोलित खनिज पदार्थ का निक्षेप के जो जमाव से जो शलाकृति बनती है उसको नोडुल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया कौन सा, नोडुल्स। इसके बाद हम देखेंगे स्पिलियोथेम क्या है। देखिए जो चूना प्रधान प्रदेश के अंदर यानी मुख्य रूप से जो विभिन्न प्रकार की कंदराओं के अंदर निक्षेप के द्वारा निर्मित जो विभिन्न प्रकार की शलाकृति हैं, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, गुफा स्तंभ, ट्रिप्टोन, नोडुल्स को सामूहिक रूप से स्पिलियोथेम्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी जो ये सारी की सारी शलाकृतियां हमने देखी जिसमें ड्रिपस्टोन, स्टैलेक्टाइट, गुफा स्तंभ, स्टैलेग्माइट, नोडुल्स को सामूहिक रूप से जो स्पिलियोथेम के नाम से जाना जाता है। तो ये होगी क्या है, चूना प्रधान प्रदेश में निक्षेपात्मक शलाकृतियां जिसमें हमने स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, गुफा स्तंभ, ड्रिप्टोन, नोडुल्स को देखा। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए कंदरा की जो छत होती है उसमें भी रंध्र होते हैं, उसमें बेसिकली चूना घुला हुआ जो पदार्थ है छत से रिसकर और नीचे बेसिकली जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ेगा तो चूना है, कुछ चूना यानी जो कंदरा की छत है उस पर लटकते ही जो स्तंभाकार शलाकृति का जमा होता है चूने का, तो वो शलाकृति स्टैलेग्माइट है। और वही चूना जब टपक कर नीचे फर्श पर जाता है और फर्श पर लगातार जमा होता है, और इस प्रकार जमाव से यानी फर्श से और ऊपर की तरफ जो स्तंभाकार शलाकृति चूने के निक्षेप से बनती है उसको स्टैलेग्माइट या मेसोटाशियम के नाम से जाना जाता है। जब स्टैलेग्माइट और टाइट आपस में मिल जाएंगे यानी फर्श से और छत तक जो स्तंभाकार जो शलाकृति बनती है कंदरा के अंदर, जिसको हम कंदरा स्तंभ, चूंकि ये गुफा का निर्माण होता है इसलिए इसको गुफा स्तंभ के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं ड्रिपस्टोन, यानी जो चूना का जो घुलित पदार्थ जब नीचे आ जाता है और फर्श पर एक चादर सदृश शलाकृति के अंदर जम जाता है तो उसको ड्रिपस्टोन के नाम से जाना जाता है। कई बार क्या होता है, चूने की जो कंदरा होती है उसकी जो दीवार होती है, दीवार से रिसकर चूना का जो घुलित खनिज पदार्थ है वो मुख्य रूप से क्या है, चूने की दीवार के अंदर यदि ये दीवार है और दीवार के अंदर चूने का जमा हो जाता है, खनिज पदार्थों का निक्षेपित जमाव, तो ऐसी यानी जो जमावित शलाकृति नोडुल्स के नाम से जाना जाता है। और ये सारी की सारी शलाकृतियों को जो निक्षेपात्मक शलाकृतियां चूना प्रधान प्रदेश में बनती है उनको बेसिकली स्पिलियोथेम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यानी हमारे जो चूना प्रधान शलाकृतियां हैं या कार शलाकृतियां हैं, ये हमने 4 वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट हमने किया। तो ये टॉपिक बेसिकली एमए
फ्री के अंदर भी ये टॉपिक लगता है, तो इसलिए मैंने इसको बारीकी से एक एक डायग्राम से रेखा चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो मैं उन तमाम विद्यार्थी चाहे एमए प्री के हों या बेसिकली बीए पार्ट फर्स्ट के हों, तो उन सभी वीडियो का अवलोकन करें। और इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।